काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर खत्म कर लिया। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं मुझे ये बताइए। तो थर्मोडायनेमिक्स में वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। ठीक है, चैप्टर का नाम डाल दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग डेफिनेशन भी देख लेंगे। लिखेंगे क्या? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क where we also study their interconversion। देखो, एक जमाना था जब हम लोग हीट को एक लिक्विड माना करते थे। हम बोलते थे कि हीट कोई लिक्विड है, उसका हमने नाम भी दे रखा था कैलोरिक, जो कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के या जो एटम्स होते हैं उनके इंटर एटॉमिक गैप्स में भरा रहता है। तो लेट्स से ये एक पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल है जिसमें लिक्विड इस लेवल तक भरा हुआ है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट और है जिसमें लिक्विड ऐसे रखा है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के गैप्स के बीच में लिक्विड यहाँ पर, यही कैलोरिक लिक्विड यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है। जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड इस पहले वाले में से दूसरे वाले में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल तक लिक्विड, यहाँ पे लोअर लेवल तक लिक्विड है। ऐसा हम एज्यूम करते थे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले हम लोगों ने ऐसे मान रखा था, पहले हम लोगों ने हीट को इस तरीके से समझा था कि हायर टेम्परेचर पे लिक्विड थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल पे होता है और वहाँ से लोअर पोटेंशियल की तरफ लिक्विड फ्लो कर जाता है, जो ऑब्जेक्ट ठंडा होता है उसकी तरफ। ठीक है, तो उस लिक्विड का नाम हमने कैलोरिक दे रखा था। बाद में हमें पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में पता चला हीट इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस हीट को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, वर्क कैसे हीट में कन्वर्ट होता है, ये सब चीजों की स्टडी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में करते हैं। ओके, सो अब इस स्टडी को, इस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग पहले कुछ चीजें समझेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स confined within certain boundaries having certain values of pressure, volume and temperature। क्या है भैया, बहुत फालतू टेक्निकल बातें हो गई। क्या बोल रहा है ये? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कलेक्शन, जिसको हमने एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कन्फाइन कर रखा है और उसके पास कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। उस सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। बेसिकली लार्ज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन अ बाउंड्री इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हम उसकी स्टडी करते हैं कुछ पर्टिकुलर उसके साथ एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और भी चीजें होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब जो भी चीज इस सिस्टम के बाहर है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, and depending on interaction of system with surroundings, a system can be classified into 3 classes। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? देखो, पूरा यूनिवर्स है, उसमें से आपने एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, पूरे यूनिवर्स में से आपने एक छोटा कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया, इसको कह दिया सिस्टम। तो इसके अलावा जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो सब क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग के साथ हमारा सिस्टम किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इसके बेसिस पर हम अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, जिसकी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हम वर्क, एनर्जी, इन सब की स्टडी किसके लिए करते हैं? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए करते हैं। तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोगों ने 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। कौन कौन से टाइप्स हैं वो? यहां तक कॉपी कर लो फटाफट, फिर बात करते हैं।
बोलिए, कॉपी हो गया? हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर, नंबर 1 ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो सराउंडिंग के साथ ये सिस्टम एनर्जी का एक्सचेंज भी कर सकता है, मतलब एनर्जी सराउंडिंग से दे भी सकता है, सराउंडिंग से वापस ले भी सकता है, और मास का भी एक्सचेंज कर सकता है। मतलब मॉलिक्यूल इस सिस्टम से बाहर भी निकल सकते हैं, वापस इसके अंदर भी आ सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, जहां सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मास दोनों का इंटरचेंज पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? इसके अंदर जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर का मास अंदर नहीं आ सकता। मतलब अगर हम मास के बारे में बात करें तो सराउंडिंग के साथ मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी पॉसिबल है। एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। देन कम्स द लास्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को जनरली मैं इस तरीके की डबल वॉल से रिप्रेजेंट करता हूं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली मैं कोशिश करता हूं। मैं भी इस चीज को हमेशा फॉलो नहीं करता, पर डबल वॉल से रिप्रेजेंट करता हूं मैं जनरली। ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, मास तो दूर की बात है। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को जो सराउंडिंग से पूरी तरीके से सेपरेटेड है, कुछ भी उसका हाथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के सिस्टम हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम तीनों ही टाइप के सिस्टम की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम किसी सिस्टम के, हाँ कॉपी नहीं किया, कर लो फटाफट। नहीं सर, क्वेश्चन था सर एक। हाँ बोलिए सर एनर्जी किस किस फॉर्म में होगी सर? बेटा, एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सप्लाई कर दोगे तो भी वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है। ओके सर। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप अगर अंदर सप्लाई करोगे तो उसको हीट में कन्वर्ट करके ही सप्लाई करोगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करें तो। ठीक है। ओके सर। चलो, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 ही टाइप की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एक हीट और एक मैकेनिकल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। देखो, अगर हम किसी सिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं तो सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, ये चीजें चेंज हुई तो मेरे सिस्टम का पर्टिकुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आया, राइट। मतलब सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ क्वांटिटीज होंगी, जो क्वांटिटीज देखकर हम पता लगा सकेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो यही बात कह रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम में। किसी भी सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है कि कोई सिस्टम कैसा है, किस हालचाल में है, उसका हालचाल पता कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं स्टेट को? तो स्टेट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है। कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी हमारे सिस्टम की, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ भी हो सकती है। उनमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेटस के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। जैसे अगर मैं अपना स्टेटस जानना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूँ मेरी हेल्थ कैसी है, तो सबसे पहले मुझे क्या मेजर करना चाहिए? मेरा टेम्परेचर मेजर करना चाहिए कि मुझे बुखार है कि नहीं। फिर मेरा बीपी वगैरह मेजर कर सकते हो, और कोई एडवांस टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, राइट। तो वही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, एनर्जी से रिलेटेड स्टेट के बारे में बात करता है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को या उन मेजरेबल क्वांटिटीज को, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, राइट। उन फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं वही हमारे सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। ओके। फॉर फ्लूइड सिस्टम दीज टिपिकल वैल्यूज आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है।
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये बेसिक तीन है। और भी चीजें हो सकती हैं जिससे आप स्टेट डिफाइन कर सकते हो, बट बेसिकली ये तीन ही चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनसे रिलेटेड दूसरी चीजें और आ सकती हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। उनका यूज करके भी आप स्टेट को डिफाइन कर सकते हो, पर अल्टीमेटली आप उस जो भी डेफिनेशन आएगी स्टेट से, उसका आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में ही रिप्रेजेंट करना पसंद करोगे। ठीक है। और स्टेट को समझने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। अब देखो, इंडिकेटर डायग्राम वैसे तो क्या होता है, आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है। ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोला जाए तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसी को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। बट अगर आप प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बना दो या वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ बना दो, तो इनको भी कई बार हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कह देते हैं, और इसमें कुछ खराबी नहीं है। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब बेसिकली सिस्टम के स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कुछ ग्राफ्स का यूज करते हैं, कुछ चार्ट्स का यूज करते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ खास बात नहीं है, कुछ बात खास चर्चा नहीं करी है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का अभी तक। ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी तक? सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्टम के साथ में सराउंडिंग्स भी होता है, और सिस्टम किस किस टाइप का होता है ये सब देख चुके हैं। और अब उस सिस्टम के स्टेट के बारे में बात करना हमने शुरू किया है। देन अगर हम स्टेट के बारे में बता दें, मतलब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मेंशन कर दें, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का या किसी भी खास तौर से फ्लूइड सिस्टम का हम थर्मोडायनेमिक स्टेट बता सकते हैं। और इस स्टेट के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ चीजें और डिफाइन करी हैं, कुछ दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है स्टेट फंक्शन, दूसरे का नाम है पाथ फंक्शन। फंक्शन मतलब बेसिकली यहां पे क्वांटिटी है। ठीक है। फंक्शन मतलब अब मैथ्स के हिसाब से देखो तो ये किस तरीके से आपके स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा जो स्टेट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, कोई दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन होगा, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी होगी जो स्टेट के ऐसे डिपेंड कर रहा है। जो डिपेंडेंस है उसी को फंक्शन बोल सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे फिजिकल क्वांटिटी को भी फंक्शन या स्टेट फंक्शन बोला जा सकता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन बोला जा सकता है। थोड़ी देर में एकदम क्लियर हो जाएगा इसका मतलब, थोड़ा कंफ्यूजिंग है नाम से, कंफ्यूजिंग उतना नहीं है, तो एक बार पूरा बात कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये वो फंक्शंस हैं या ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है, जिनको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव अ फिक्स्ड specified value at a state, that is, change in these quantities only depend on initial and final state of the system। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज में चेंज जो है वो सिर्फ अगर आपको सिस्टम की इनिशियल स्टेट पता है, फाइनल स्टेट पता है, आप उन दो स्टेट्स का यूज करके उन फिजिकल क्वांटिटीज में कितना चेंज आया इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? चेंज इन दीज फिजिकल क्वांटिटीज not only depend on initial and final state, but also on
बट ऑल्सो ऑन द पाथ टेकन। पाथ टेकन का मतलब देखो फिजिकल पाथ तो यहां पे है नहीं, इसका मतलब क्या है, हमने एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया लेट से। इंडिकेटर डायग्राम में क्या क्या होता है, एक प्रेशर होता है और एक वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास ये एक स्टेज है हमारे सिस्टम का, ये दूसरा स्टेट है हमारे सिस्टम का, ठीक है। यहां पर कुछ क्वांटिटीज फिक्स्ड होंगे, जैसे प्रेशर फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। यहां पर भी प्रेशर फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। इसको मैंने कह दिया स्टेट ए, इसको मैंने कह दिया स्टेट बी। अब कोई गैस स्टेट ए से मतलब P1 V1 T1 से स्टेट बी तक जाए, P2 V2 T2 तक, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें जो चेंज होगा वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। उनको तो हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। बट देन देयर विल बी सम क्वांटिटीज जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि पाथ पे भी डिपेंड करती है। ना पाथ का मतलब क्या होता है, ए से बी गया है तो रास्ते में प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व बना है वो कैसा बना है, वो ऐसा हो सकता है, किसी और केस में ऐसे जा सकता है, और किसी और केस में इस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम वेरी कर सकता है, राइट। तो ये जो डिफरेंट पाथ्स हैं, कुछ क्वांटिटीज डिफरेंट पाथ्स के लिए, कुछ क्वांटिटीज में चेंज डिफरेंट पाथ्स के लिए डिफरेंट आएगा, कुछ क्वांटिटीज में कोई भी पाथ ले लो चेंज सेम आएगा। तो जिन क्वांटिटीज में डिफरेंट पाथ्स के लिए सेम चेंज आता है उनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, और जिन क्वांटिटीज में डिफरेंट पाथ्स पे मूव करने पर चेंज डिफरेंट आता है इवन दो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, उन क्वांटिटीज को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहो तो स्टेट फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ये मान के लिख रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। वहीं पाथ फंक्शंस के अगर आप एग्जाम्पल लिखने जाओगे तो इसके एग्जाम्पल हैं हीट, वर्क, और भी हो सकते हैं बट अभी के लिए हीट, वर्क एक्सेट्रा लिख लो, ठीक है। तो ये आपका स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन कहलाता है, ठीक है बेटा, की डेफिनेशन है और ये कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एकदम शुरुआत में डेफिनेशन वाला पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, ये चीजें कुछ पता होंगी तो आगे चल के चीजें आसान पड़ सकती हैं, इजी पड़ सकती हैं। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, सबको पता है क्या होता है ये, PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हो और इसको आप इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हो, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस, हमेशा सारी गैसेस के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल बेसिक वाला जो पार्ट है कि क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, ये सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, यहां थोड़ी सी अगर आप डायग्राम कॉपी कर रहे हो तो थोड़ा सा गलती है, ये आप यहां पे एक डबल वॉल बना दो। डबल वॉल का मतलब हम कह रहे हैं कि आपका एडियाबैटिक वॉल है, इसके थ्रू हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इंसुलेटेड वॉल को मैं डबल वॉल से रिप्रेजेंट करता हूं। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि लेट्स से हमारा पास तीन सिस्टम है ए, बी और सी। ए और सी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो हीट लगातार एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती रहती है। यहां ए और सी कांटेक्ट में है और दोनों के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, तो लगातार हीट ए से सी की तरफ जाएगी, सी से ए की तरफ आएगी। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, दोनों रेट्स बराबर होंगे, मतलब जितनी हीट ए से सी में जाएगी उतनी हीट सी से ए में आएगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो बाय 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से दैट ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं कि इफ ए
and B are in thermodynamic equilibrium with C separately, मतलब ए बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हमेशा होता है। इसका क्या मतलब है? ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब आता है? जब जितना हीट ए से सी में जा रहा है उतना हीट सी से ए में जा रहा है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब आता है जब ए और सी का टेम्परेचर सेम है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, if temperature of A is equal to temperature of C and temperature of B is also equal to temperature of C, then हम कहना चाहते हैं कि temperature of A will be equal to temperature of B। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो आगे बढ़े फिर। सर हाँ सर रुकिए सर। ठीक। तो ये तो ऑब्वियस चीज है, अब इसी में अपनी इतनी लंबी चौड़ी गाथा लिखती है। ठीक है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है वर्क डन बाय अ गैस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर ये खूब सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। गैस रखी तो ऑब्वियसली खूब सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। ये मॉलिक्यूल सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल सारे सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने ये एक पिस्टन लगा रखा है जो कि मूवेबल है। ये पिस्टन क्या होता है, इस गैस के कारण ऐसे मूव कर जाता है बाय डिस्प्लेसमेंट लेट से x। एंड लेट से आपको ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ये a दे रखा है। लेट से अंदर का प्रेशर P है। काम करते हैं, इसको dx से डिस्प्लेस कराता हूं। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय गैस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू जितना अगर ये डिस्प्लेसमेंट dx चला गया है तो जितना वॉल्यूम ये यहाँ पे खाली करेगा वही होगा ना, P एरिया इंटू dx। तो P इंटू डी, बेसिकली जितना वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हुआ। dV क्या है? dV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हमारे पास dW आ जाएगा P dV, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन P dV। ठीक है, इसको आप चाहो तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो कि लेट से यहाँ पे प्रेशर P1, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, तो P dV क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया। ठीक है,
मतलब ये कि ध्यान दीजिए, इफ dv इज पॉजिटिव, if dv is positive, then this means that dw is also positive, मतलब गैस ने वर्क किया है. This means गैस loses energy. गैस ने अपनी एनर्जी खर्च करके उसको उस एनर्जी से वर्क किया है. ओके dv अगर निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? सर हाँ सर एक बार आप वो वाला डायग्राम का पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हम कह वो रहे क्रिस्टल वाला पार्ट. हैं कि यहां पर लेट से अंदर का प्रेशर P है और इस dx को भूल जाओ. पिस्टन जो है ये इस dx से डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऐड हो गया गैस के वॉल्यूम में. कितना वॉल्यूम ऐड हो गया? एरिया इंटू dx, है ना. तो दिस वॉल्यूम dv इज इक्वल टू एरिया इंटू dx. कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या होगा, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बार बार कोलाइड करेंगे तो इस पिस्टन पे प्रेशर P अप्लाई करेंगे. इस प्रेशर P की वजह से इस पिस्टन पे गैस फोर्स कितना लगा रहा है? प्रेशर इंटू एरिया. तो वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स. dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू P इंटू ए डी एक्स. और ए डी एक्स को क्या बोला मैंने? dv बोला. ठीक है, ओके सर. कॉपी हो गया? यस सर. ठीक. नेक्स्ट है हाउ डज गैस लूज. हमने लास्ट में क्या कंक्लूड किया था कि अगर dv पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और गैस अपनी एनर्जी लूज कर देगी. तो अब सवाल ये उठता है कि भैया हाउ डज गैस लूज एनर्जी वाइल एक्सपेंडिंग एंड गेन वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग. देखो dv अगर पॉजिटिव होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा, एनर्जी गैस एनर्जी लूज करेगा क्योंकि उससे वर्क कर देगा. और अगर dv नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली गैस को एनर्जी मिल जाएगी. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है कि जब एक्सपैंड होता है तो गैस एनर्जी लूज करता है और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो गैस एनर्जी गेन करता है. ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए ये कहना चाहिए जब एक्सपैंड होता, हाँ जी सही बोल रहा हूँ, जब एक्सपैंड होता है तो एनर्जी कैसे लूज करता है और कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त एनर्जी कैसे गेन करता है, ये हमें बताना है. तो समझते हैं इसके लिए पिस्टन. नाउ इमेजिन दिस, इसके अंदर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करो और इस मॉलिक्यूल को भी ना आप सीधे नॉर्मली भेज दो. इसका क्योंकि एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी को इग्नोर करो, सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v मान लो, या v क्यों बोलते हो, एक काम करते हैं इसको u1 बोल देते हैं. ठीक है, और लेट से ये पिस्टन जा रहा है ऊपर की तरफ वेलोसिटी u2 से. अब पिस्टन इस मॉलिक्यूल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हेवियर है. ये u1 u2 से बड़ा है. जब ये मॉलिक्यूल जाके इस पिस्टन से कोलाइड करेगा तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा. जब ये मॉलिक्यूल जाके इस पिस्टन से कोलाइड करेगा तो एक बहुत ही मतलब सिंपल सा हमारे पास ये तो हमें मालूम है कि कोलिजन जो भी होगा क्या होगा? इलास्टिक होगा. ठीक है, कोलिजन जो भी होगा क्या होगा? इलास्टिक होगा. तो ये मॉलिक्यूल अगर जाके इस पिस्टन से कोलाइड करेगा तो हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन की इक्वेशन लिखते हैं. ये वेलोसिटी u1 से गया, ये वेलोसिटी u2 से जा रहा है, ये बिफोर कोलिजन है. दिस इज बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्योंकि ये पिस्टन बहुत भारी है, इसकी वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इसकी वेलोसिटी को u2 ही कह देता हूं, लेकिन इसकी वेलोसिटी को मैं वापस नीचे की तरफ मान लेता हूं v1. ओके, तो नाउ
अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि देखो भैया, यहाँ पर जो कोलिजन हुआ है वो क्योंकि इलास्टिक है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v1 प्लस u2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, u1 माइनस u2. दिस इंप्लाइज v1 इज सिंपली इक्वल टू u1 माइनस 2u2 विच इज लेस देन u1. तो इस कोलिजन में क्या हुआ, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? यस सर. तो इसने एनर्जी लूज करी. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर हाँ सर वो V1 है सर, V1. हाँ, ये v1 है. हाँ, इधर u1 u2 u1 u2 v1 और ये u2 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं. वहीं ये तो क्या एक्सपेंशन के टाइम पे. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखिए, ये जा रहा है वेलोसिटी लेट से u2 से, और मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था वेलोसिटी u1 से. दिस इज बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत भारी है मॉलिक्यूल के मुकाबले, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं नीचे की तरफ v1 हो जाती है. फिर से मैं लगाऊंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज v1 माइनस u2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 प्लस u2. दिस मीन्स v1 इज इक्वल टू u1 प्लस 2u2 विच इज ग्रेटर देन u1, विच मीन्स एनर्जी इज गेन्ड. समझ में आई बात, हाँ या ना? समझ में आया? यस. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन और लूज कर रहे हैं व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग. ध्यान दीजिएगा, एक्सपैंड करते वक्त एनर्जी लूज करेगा, तो अगर कहीं और से एनर्जी नहीं मिल रही है तो ठंडा हो जाएगा. इसीलिए हम एक एक्सप्रेशन है जिसको मैं बार बार विजिट करूंगा, यहां लिख दे रहा हूं, एक्सपेंशन causes कूलिंग. ठीक है, अब ध्यान दो, हम ऐसा नहीं कि जब भी एक्सपेंशन होगा मॉलिक्यूल ठंडा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए. बट अगर कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है तो उस केस में जब भी एक्सपेंशन होगा, खासतौर से एक पिस्टन के अगेंस्ट, एक वॉल के अगेंस्ट, जब भी वर्क करेगा मॉलिक्यूल गैस अपना, तो ठंडा हो जाएगा. ओके, इस नियम को कुछ ऐसा दिल पे मत लगा लेना कि नहीं सर ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है फिर भी ठंडा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया. ऐसे केसेस में बताऊंगा बहुत सारे केसेस बताऊंगा जिसमें एक्सपेंशन होगा फिर भी मॉलिक्यूल गैस जो है ठंडी नहीं होगी. ओके, आगे बढ़े. यस सर. देखो, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम पीवी कर्व, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी होता है. सो इंटीग्रेशन पी डी, क्योंकि हमें मालूम है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी होता है, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी होगा, जो कि इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व होगा. एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब डीवी पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, मतलब कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन वर्क इज पॉजिटिव. समझने के लिए मैंने यहां पर एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है मेरे को यहां पे. तो देखिए,
ये हमारे पास लेट से प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है। अगर इस पाथ से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 के बीच में वर्क डन क्या होगा, दिस एरिया, दिस इज योर वर्क डन। हाँ, अगर ये एरो उल्टा लगा होता तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता। अगर कंप्रेशन हो रहा होता, प्रेशर इधर वॉल्यूम इधर, लेफ्ट साइड में कर्व जा रहा होता, तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। यहां पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। ओके, अगर सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला कर्व है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो वर्क डन कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको PdV निकालना है, आपको जो एरिया है वो वॉल्यूम के ऊपर आना चाहिए, गिरना चाहिए, तो आपका वर्क डन अब से ऐसे निकलेगा, दिस एरिया विल बी वर्क डन। और क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ में आई बात? ओके, मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट 1 से लेकर इस पॉइंट 2 तक जाने में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? अब देखो, कई लोग अभी तक ना अच्छे से कंफ्यूज हो चुके होंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़ाई करी ना, वो अच्छे से कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सारे वर्क नेगेटिव थे। जहां पे भी वर्क पॉजिटिव लिख रहा हूं, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये तीनों वर्क केमिस्ट्री में नेगेटिव थे और ये वाला वर्क केमिस्ट्री में पॉजिटिव था। ठीक है, तो क्या झूल है यहाँ पे, क्या झमेला है यहाँ पे? फिर केमिस्ट्री में हम कहते हैं जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम फिजिक्स में कहते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्या लफड़ा क्या है? देखो भाई, यहाँ तो कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया? यस सर। चलो देखो, फर्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे मोटिव पर, मोटिव का फर्क है। देखो, फिजिक्स में हमारा मकसद क्या है, फिजिक्स में हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? बिकॉज फिजिक्स में वी वांट टू रन आवर इंजन। ठीक है, इंजन गैस से चलेगा और इसलिए वी वांट गैस टू डू वर्क फॉर अस। वी वांट कि गैस हमारा काम करे, गैस हमें मैकेनिकल एनर्जी बना कर दे। ठीक है, फिजिक्स में हमें इंजन पढ़ना है, फिजिक्स में हमें इंजन पढ़ना है, तो हमने बोला कि जब वर्क डन बाय गैस होगा, जब गैस हमें वर्क करके देगी, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है। देयरफॉर व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में वी वांट टू स्टडी अबाउट द गैस, वी आर स्टडिंग दी गैस, गैस को स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी गैस को एनर्जी मिलेगी तब हम बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। तो इसलिए वर्क डन बाय गैस नहीं, वर्क डन ऑन गैस को हम पॉजिटिव लेंगे। दैट इज व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ में आई बात? सो
अब बात समझिए, यहाँ पे फिर से लोगों को और जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाता है। जितना कंफ्यूजन अभी था ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बात समझिए, स्टेटमेंट देखिए, मैं यहां फिजिक्स लिख रहा हूं, यहां केमिस्ट्री लिख रहा हूं। अगर सिंपली लिखा हो वर्क डन और लेट से फिजिक्स में पॉजिटिव है, तो केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिस्ट्री में नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? एक काम करना, ये आप खुद से बाद में भरो, दूसरे कलर के पेन से भरना। ये क्वेश्चन बना रहा हूं, फिजिक्स वाले कन्वेंशन दे दे रहा हूं, केमिस्ट्री वाले कन्वेंशन आपको बताना है। लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय गैस फिजिक्स में पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन गैस अगर फिजिक्स में पॉजिटिव है, तो तीनों के करस्पॉन्डिंग केमिस्ट्री में वर्क कैसा होगा? ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ वर्क डन लिखा हुआ है तो केमिस्ट्री का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्क डन बाय गैस फिजिक्स में पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय गैस केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव ही होगा। अगर वर्क डन ऑन गैस फिजिक्स में पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन गैस केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है वर्क डन बाय द गैस इज 20 जूल, वर्क डन बाय द गैस इज 20 जूल, तो अब केमिस्ट्री में आप वर्क डन बाय द गैस लिखो, चाहे फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस लिखो, तो 20 जूल ही लिखो। ठीक है, लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द गैस इज 40 जूल, तो फिजिक्स में भी वर्क डन बाय द गैस 40 जूल है, सॉरी वर्क डन ऑन द गैस अगर 40 जूल लिखा हुआ है तो फिजिक्स में भी वर्क डन ऑन द गैस 40 जूल है, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस 40 जूल है। पर फर्क कहां है? फर्क है, लेट से दे रखा है आपको क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस इज 20 जूल, लेट से दे रखा है, इसके आगे कुछ और दे रखा है। तो फिजिक्स को पढ़ते वक्त, फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में आप वर्क डन बाय द गैस को तो 20 जूल ही लोगे, लेकिन अगर आप फिजिक्स में सिर्फ लिख रहे हो वर्क इन्वॉल्व या सिंपली वर्क डन, आगे पीछे कुछ नहीं, तो वर्क डन यहां पे प्लस 20 जूल होगा। और केमिस्ट्री में अगर आप सिर्फ वर्क डन लिख रहे हो, वर्क डन बाय द जूल या ऑन द बाय द गैस या ऑन द गैस के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो वर्क डन केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा? -20 जूल हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं किया गया है तब ये कन्वेंशन फॉलो करना है, अदरवाइज तो जो लिखा है तो लिखा हुआ ही है ना क्वेश्चन में। ऐसा तो हो नहीं सकता क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्क डन बाय द जूल इज 50 जूल, आप सॉल्यूशन में लिखने का केमिस्ट्री है इसलिए -50 जूल हो गया, वर्क डन बाय द गैस नहीं। हाँ, वर्क इन्वॉल्व -50 जूल हो गया। समझ में आया या और कंफ्यूज हो गए? अगर और कंफ्यूज हो गए तो एक बार फिर से बताऊंगा। सर फिर से बताइए ना। क्लियर है? सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट करें, ओके। तो एक काम करते हैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं समझो। देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फिजिक्स में लिखा है वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू लेट से 50 जूल लिखा हुआ है, तो दिस इज सेम एज कि केमिस्ट्री में लिखा हुआ हो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू 50 जूल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर फिजिक्स में लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू लेट से 30 जूल, तो दैट इज सेम ऐसी केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू 30 जूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स में लिखा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू लेट से 40 जूल, तो इसका मतलब केमिस्ट्री में वर्क डन इज इक्वल टू -40 जूल हो जाएगा।
ये कैसे हुआ? क्योंकि देखो जब फिजिक्स में वर्क डन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय द गैस, और जब केमिस्ट्री में वर्क डन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन ऑन द गैस। समझ में आई बात? यस सर। अगर मेंशन्ड नहीं है तो फिजिक्स में वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय द गैस, और केमिस्ट्री में वर्क डन का मतलब है वर्क डन ऑन द गैस। बस इतनी सी बात कहनी है और कुछ नहीं कहना। मेंशन्ड है तब तो मेंशन्ड है ही, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड देयर वर्क डन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड देयर वर्क डन। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा तो है ही, बताओ जल्दी जल्दी। सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इसका कर्व कैसे बनेगा? पीवी कर्व कैसे बनेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये रहा कर्व, है ना? बहुत अच्छा वर्टिकल लाइन बनना चाहिए प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। ये रहा आपका आइसोकोरिक कर्व का ग्राफ। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर कर्व ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए, यहां पर टेम्परेचर है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये पता है कि नहीं पता? यस सर। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ। ओके, तो बेसिकली आपका ग्राफ कैसा आएगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन तक मत बनाना, नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर जीरो नहीं करते हम लोग कभी भी, उस वक्त अपना आइडियल गैस इक्वेशन काम नहीं करता है। तो इस तरीके का कर्व आएगा। ओके, अब इसमें आप मुझे बताओ वर्क डन कैसे निकलता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। नाउ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो डी वी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू जीरो है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता। वैसे भी देख सकते हो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसमें एरिया अंडर द कर्व कुछ है ही नहीं, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट है अपना आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है? देखो बार मतलब प्रेशर, तो मतलब प्रेशर का यूनिट है ना बार, तो आइसोबारिक का मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका पीवी कर्व कैसे बनेगा? इसका पीवी कर्व बनेगा प्रेशर कांस्टेंट, ये रहा, ठीक है? वीटी कर्व कैसे बनेगा? अरे यार, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा? तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल नाम पता होने चाहिए क्योंकि कभी बेकार में नंबर कटवा के नहीं आने हैं
किसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, किसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, किसको गैलियोस लॉ कहते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन दोनों की एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट ओरिजिन तो कभी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जीरो टेम्परेचर कभी अचीव करते नहीं है, और आइडियल गैस तो कभी भी नहीं, सॉरी वहाँ पर जाके आइडियल गैस इक्वेशन तो काम करती नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ओके, जो हो गया आपका वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, अगला देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर है, तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व कैसा बनेगा? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इसमें वर्क डन कैसे निकलेगा? तो सर डी डब्ल्यू तो सर होता है पी डी वी, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, दैट इज इक्वल टू प्रेशर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी दैट इज इक्वल टू पी इंटू, मान लीजिए वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V। यहाँ से हम इसको nRT2 माइनस nRT1 बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू nR डेल्टा T भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में जो वर्क डन आया, जो फॉर्मूला आपको याद करना है बता देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो याद रखना ही रखना है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। पर ये एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है बेटा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत सिंपल सा कारण है इसका। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा कारण है। और आप पी डेल्टा वी निकाल के बैठे होगे, बस आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा कि यार पी डेल्टा वी सेम है एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि पी डेल्टा वी सेम एज एन आर डेल्टा टी। ओके, कोई दिक्कत? इसको ध्यान रखना है। ये वो चीज है जहां पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़े बड़े पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, ये छोटी सी जगह पे आके फंसे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो दो तरीके के प्रोसेस हो गए। तीसरा प्रोसेस है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा? सर आइसोथर्मल प्रोसेस में ना कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसको क्या कहते हैं? इस लॉ को क्या कहते हैं? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, है ना? ध्यान रखना चाहिए सब। तो ऐसे में अगर हम पीवी कर्व बनाना चाहें तो देखो पीवी क्या बोल रहा है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहीं देखा है आपने? कभी पढ़ा है गणित में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? ये होता है बेटा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ रहा है कुछ? यस सर। नहीं भी याद आ रहा हो, वैसे तो जो जिनका मैथ्स उनको तो याद आना ही चाहिए। जिसका मैथ्स नहीं है वो भी क्या बोल सकता है कि सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब जब प्रेशर जीरो हो जाएगा उस वक्त वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा, और जब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा उस वक्त प्रेशर इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम को जीरो करो, प्रेशर को इंफिनिटी कर दो, प्रेशर को जीरो करो, वॉल्यूम इंफिनिटी कर दो, तो ये रहा आपका कर्व। ठीक है, इस कर्व को हम लोग आइसोथर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। बेसिकली वो लाइन जिसके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम आइसोथर्म से, उसको नाम हमने आइसोथर्म भी दे रखा है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे वो लाइन जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ही है, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट
अगर मैं इसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं तो टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है ग्राफ ऐसा आएगा। अगर मैं इसी में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं, टेम्परेचर यहाँ पर है, तो इसमें क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ओके। हाँ, इसमें अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एरो ऐसे बनेगा। और अगर हम यही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एरो ऐसा बन जाएगा। मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो देखो भैया, हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है और T आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V है। अब आपका जो dW होगा दैट इज इक्वल टू PdV होगा, दैट इज इक्वल टू, अब प्रेशर का दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब प्रेशर का वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे इंटीग्रेशन होगा, उसी लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन निकाल रखी थी कि प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई V dV। नाउ बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस nRT विल go outside the integration sign, that is equal to, this implies work done is equal to nRT integration dV by V। let's say volume initial V1 था, final V2 हो जाता है। so this means that work done will be equal to nRT ln V2 by V1। ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूले। आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे ये वर्क डन माइनस nRT ln V2 बाई V1 होता है, फिर nRT ln V1 बाई V2 होता है। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में वो क्यों पढ़ा था, क्योंकि केमिस्ट्री में आप वर्क डन बाय द गैस नहीं निकाल रहे थे, आप केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस निकाल रहे थे। तो वो कितना हो जाता है nRT ln V1 बाई V2। हम यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा nRT ln V2 बाई V1। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। सब लोग खुद से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा।
सर सर बोलिए। सर आंसर मिल गया सर। निकल गया? क्या है? सर माइनस nRT ln2। नहीं, गलत है। देखो भाई, आपने एक चीज कंसिडर नहीं किया, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, आपको दे रखा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T है और ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, इसलिए अंदर का टेम्परेचर भी हमेशा T रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोला है? कंडक्टिंग वॉल्स बोल दिया और सराउंडिंग टेम्परेचर T बोल दिया, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ यहां पे, ओके। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें मालूम है। अब इसके पास बोला n मोल्स हैं और इनिशियली पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम दे रखा है। इनिशियली पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, दे रखा है। तो देखो अंदर मोल्स हैं, अंदर कुछ प्रेशर होगा, तो जब तक बाहर से प्रेशर नहीं लगेगा तब तक पिस्टन इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो अंदर गैस है तो बाहर प्रेशर होना पड़ेगा। बाहर के प्रेशर को मैं P नॉट बोलता हूं, बेसिकली ये PATM है, तो अंदर का प्रेशर भी P नॉट ही होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सिलेंडर यहां से डिस्प्लेस होकर यहां चला गया। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम में V नॉट बोल देता हूं इनिशियली। सिलेंडर यहां से डिस्प्लेस हो गए, आगे चला गया, कुछ ऐसे स्लोली गया है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। अच्छा, P नॉट अंदर नहीं है, ये P नॉट बाहर है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि जब ये प्रोसेस यहां से यहां पहुंचा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा, तभी ना इसको खींच के आगे ले जाएगा सिलेंडर को, इस पिस्टन को। तो उस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है ये हमें बताना है। देखो पहले इक्विलिब्रियम में था, उसको खींचोगे तभी तो फैलेगा। एक काम करना, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो होली की पिचकारी होती है वो बड़ी वाली, जिसको मतलब इस टाइप वाली, है ना। अगर आप इसका मुंह बंद कर दोगे तो दिस इज सेम एज दिस, है कि नहीं है? ये सिस्टम और ये सिस्टम एक जैसा है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस अब सर। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो वही हो रहा है। हमने अलग से फोर्स लगाया है, हमें बताना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया। हम क्या बोलेंगे, इस पिस्टन पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय P नॉट प्लस वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली और फाइनली पिस्टन रेस्ट पर ही था, ठीक है। डिस्प्ले स्लोली देखा हुआ है, ओके। दिस मीन्स दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये तो हमें निकालना है, प्लस वर्क डन बाय P नॉट। P नॉट कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय P नॉट होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस P नॉट डेल्टा V। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर इधर अप्लाई कर रहा है और वॉल्यूम मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो एक्सपेंशन P नॉट के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए ये P नॉट कैसा वर्क करेगा? निगेटिव वर्क करेगा। कितना? माइनस P नॉट डेल्टा V प्लस वर्क डन बाय गैस।
वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा सर, एन आर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए एन आर टी एल एन V2 बाय V1 दैट इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा राइट, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस पी नॉट, डेल्टा वी कितना है, देखो ये वी नॉट था, ये आपका डेल्टा वी है, दिस इज योर डेल्टा वी, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है इसलिए डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू वी नॉट. सो माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस एन आर टी एल एन 2 वी नॉट बाय वी नॉट एन एल 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट माइनस एन आर टी एल एन 2. अब देखो ये आंसर दिखने में लग रहा है कि आंसर आ गया, पर क्वेश्चन में ना तो पी नॉट मेंशन है ना वी नॉट मेंशन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. ठीक है, क्या होगा, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी है, इसलिए आप इस पी नॉट वी नॉट की जगह एन आर टी यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी इंटू 1 माइनस एल एन 2. देखिए ये वर्क डन पॉजिटिव आया है और आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, इसको खींचने में हमें वर्क करना पड़ रहा था, हमें खींच के लेके जा रहे थे राइट, हम इसे रोक नहीं रहे थे एक्सपेंड करने से, हमें वर्क करना पड़ रहा था. वही हाल यहां पे भी, हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा. ओके तो दो चीजें देखी हमने कि एक तो हम पी नॉट को इग्नोर नहीं कर सकते इतना जल्दी, दूसरा जो पी नॉट पीवी है, जो पी डेल्टा वी है, उसको एन आर डेल्टा टी लिखा जा सकता है, यहां पे पी नॉट वी नॉट को हम लोग एन आर टी लिख सकते थे. ओके सॉरी, पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी कब लिखते थे, जब प्रेशर कांस्टेंट होता था राइट. यहाँ पे अंदर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इसलिए उसको एन आर डेल्टा टी नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी. ओके कॉपी हो गया. चलो आगे बढ़ रहा हूं. किसी को डाउट नहीं है ना पिछले वाले क्वेश्चन में? ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को ट्राई करना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे. चलो इसको इधर रख देते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, ट्राई करेंगे. लंबा क्वेश्चन है बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने के बाद मुझे बताएंगे आंसर क्या आया या आया कि नहीं आया, देन आई विल सॉल्व इट. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर ऑल दिस. ठीक है,